नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। तो कल जो वीडियो आया था और जो आपने देखा था उसमें हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था 6 यूनिट से और 6 यूनिट्स को 16 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर 1 सेट्स को स्टार्ट करेंगे। हमें सीक्वेंस वाइज चलना है क्योंकि सेट्स, रिलेशन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री हमें आगे के चैप्टर में नीड लगेगी, इसलिए हमको इन चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। ओके, तो हम सेट से ही स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। ओके, सो चैप्टर 1 सेट्स हैं। ओके, और हम अभी जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 1.1 के लिए पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि सेट होता क्या है। सेट में अभी आपको ये पढ़ाने के बाद बताऊंगा। ओके, जैसे आप इसमें से कुछ जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे, तो अभी आप इसमें सीख जाएंगे। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और आप नोट करते जाएंगे जो मैं आपको बताता हूँ, वो ध्यान से सुनेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट पॉइंट इज सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वो डिफाइन ही सेट से होगा। तो अगर हम सेट नहीं पढ़ेंगे तो हम रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ सकते। इसलिए यहाँ देखिए सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन, सेट का हम यूज करते हैं रिलेशन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा। ओके, पॉइंट नंबर 2, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेट्रा रिक्वायर द नॉलेज ऑफ सेट। इन चैप्टर को पढ़ने के लिए भी हमें सेट की नीड लगेगी, और भी जो चैप्टर होंगे जैसे 12th में कुछ चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे भी हमें इसकी नीड लगेगी। ओके, सेट क्या होता है वो आपको बताने से पहले मैं आपको कुछ नंबर्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये जो नंबर्स के जो सिंबल लिखे हुए हैं इनका हम यूज करेंगे, यहाँ पे भी यूज करेंगे, आगे भी यूज करेंगे। तो इनके सिंबल क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, जो कैपिटल एन होता है वो सिंबल होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते जाएंगे। ओके, तो ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। जेड, कैपिटल जेड दिखाता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, है ना। ऑल इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। ओके, इसका फ्रैक्शन नहीं आता, ये बात ध्यान रखें, है ना। इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं आता, ये बात ध्यान रखें आप। ओके, अगला है क्यू, कैपिटल क्यू, ये होता है द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर में से होता क्या है? द नंबर व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q, in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q both are integer। ओके, तो देखो यहाँ पे 7 और 3 दोनों इंटीजर है, तो ये p by q फॉर्म में। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर 5 p by q फॉर्म में कैसे है? तो देखो यहाँ पे ये भी p by q फॉर्म में, 5 by 1 कर सकता हूँ ना, 5 भी आएगा। अच्छा, 0 रेशनल नंबर होता है? यस, ये 9th क्लास में सीखते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। एक बात ध्यान दें, q 0 नहीं हो सकता, p तो 0 हो सकता है ना, q 0 नहीं हो सकता, तो p तो 0 हो ही सकता है, तो 0 भी एक रेशनल नंबर है। ओके, जैसे -8/2 -25/1 भी एक रेशनल नंबर होता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ रियल नंबर। इस दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर किसके अंदर आ जाते हैं? रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। जो रियल नंबर का जो सेट होता है उसमें सारे रियल नंबर आ जाते हैं। जैसे देखो, नेगेटिव भी ले लिया मैंने, डेसिमल वाले नंबर भी ले लिए मैंने, ओके, और 0 भी ले लिया, पॉजिटिव भी ले लिया और डेसिमल वाले इधर भी ले लिए। तो सारे नंबर जो आते हैं वो इसमें आ जाते हैं, रियल नंबर में आ जाते हैं। ओके, अगला है, इधर देखिए यहाँ पे, अगला है जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब क्या? जेड का मतलब इंटीजर, और इसके ऊपर प्लस लगा, इसका मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर। जो इंटीजर होते हैं उसमें से भी पॉजिटिव को लेना है। तो देखो ये इंटीजर थे तो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ से होंगे, तो ये सारे नंबर कौन से होंगे? पॉजिटिव। 0, एक बार ध्यान दें, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, 0 यूज करो तो ना तो 0 पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ओके, तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसका सिंबल होता है z प्लस। अगर कहीं पे z प्लस लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि z का मतलब तो इंटीजर हुआ और प्लस का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटीजर। ओके, वो ये होते हैं। अगला q प्लस, तो q का मतलब होता है रेशनल और प्लस का मतलब पॉजिटिव। ओके, तो द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, देखो यहाँ पे जो लिखे हैं, जैसे ये सारे, ये वाला पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये नेगेटिव, तो ये जब ये से नंबर होंगे इनको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगला है r प्लस, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। देखिए यहाँ पे सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर आप देखें, जैसे 1 1.5 2 2.3 ऐसे ये जो सारे नंबर होंगे ये क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, अगला है लास्ट w। ओके, सो द सेट ऑफ होल नंबर, और होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं।
और इन्फिनिट तक जाते हैं। ओके, तो ये कुछ नंबर थे जिनको हमें पता होना चाहिए, और मोस्ट इंपोर्टेंटली हमें इनके सिंबल पता होना चाहिए। ओके, जैसे n नेचुरल नंबर के लिए होता है, z इंटीजर के लिए होता है, और q रेशनल नंबर के लिए होता है, और r रियल नंबर के लिए तो होता है। ओके, अगर z प्लस लिखा है उसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर होता है, और q प्लस लिखा है मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, r प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, और ये होल नंबर होता है। ओके, तो इससे आगे अब हम सेट्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। ओके, तो नंबर्स देखे थे और उनके सिंबल हमने कुछ देखे थे। अब हम सेट क्या होता है फाइनली सीखते हैं कि सेट होता क्या है। जो हमारे पेपर का नेम भी सेट सी है, तो हम वो सीखते हैं कि सेट होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे सेट की डेफिनेशन लिखी मैंने, अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे ध्यान दें, वेल डिफाइंड का मीनिंग यहाँ पे ये है कि डेफिनेशन शुड नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन, मतलब पर्सन से पर्सन उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर डेफिनेशन चेंज नहीं होती है देन वो एक सेट है, बट अगर पर्सन टू पर्सन उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है देन वो सेट नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ 3 एग्जांपल लिखे हैं, आपको इन 3 एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि सेट होता क्या है। आपको ये पता होना चाहिए बस कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, और वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्या ये एक सेट है? तो सेट का मतलब होता है कि डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है? ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो देखो ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या क्या होंगे? 1 3 5 7 और 9। अब सभी के लिए ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 यही होते हैं, ये किसी के लिए चेंज नहीं हो जाएगा कि मेरे लिए ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 ये है, आपके लिए कुछ और है, हो ही नहीं सकता, ये सबके लिए हुई है। ओके, अगर किसी से भी बोला जाए कि आप ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 लिखो तो वो यही लिखेगा। ओके, तो सबके लिए यही है। तो ये एक इसकी डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है ना, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक क्या है? सेट है। ओके, जैसे यहां देखो, the solution of the equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0। ओके, तो अब वो बोल रहा है कि क्या ये एक सेट है? तो आप चेक कर लो कि इसके लिए जो x की वैल्यू आएगी, देखो इसके लिए जो x की वैल्यू आएगी वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगी नहीं, क्योंकि दो वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन लेंगे x माइनस 2, माइनस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2,3। एक बात ध्यान दें कि ऐसे अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं तो आप ये ध्यान दें कि आप वैल्यू सही निकालें, तो वो चेंज नहीं होगी ना। अगर आप वैल्यू गलत निकालोगे तो बोल दो मेरे तो चेंज हो रही है, वैसे नहीं। ओके, तो देखें यहाँ पे द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और ये है, और ये x इज इक्वल टू 2,3। तो अगर कोई सही निकालेगा तो हमेशा आंसर ही रहेगा, मतलब डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगी। तो ये भी एक क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ये भी क्या है? एक सेट है। चलो यहाँ देखो, थर्ड देखो, द कलेक्शन ऑफ 8 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। क्या ये एक सेट है? द कलेक्शन ऑफ 8 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। देखो अब इसमें एक ओपिनियन आ गई है, इसमें एक ओपिनियन आ गई। अब मेरे हिसाब से कोई 8 राइटर मेरे हिसाब से होंगे, आपके हिसाब से कोई दूसरे 8 राइटर होंगे जिसकी बुक आपको अच्छी लगती होगी, मेरे को किसी दूसरे की राइटर की बुक अच्छी लगती होगी। तो ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, तो ये एक सेट नहीं है। बट क्या ये चेंज होगा क्या? अगर मैं आपको कहूं कि इवन नंबर लेस देन 10 है ना, तो अब ये आपके लिए चेंज नहीं होगा। अगर आप लिखोगे इसको तो ये सबके लिए सेम ही आएगा, तो ये एक सेट है। बट यहाँ पे आपसे बोला है कि द कलेक्शन ऑफ 8 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। तो आप देखो मेरे लिए 8 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कुछ अलग हो सकते हैं, आपके लिए कुछ अलग हो सकते हैं, तो पर्सन टू पर्सन इसकी डेफिनेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो ये एक सेट नहीं होगा। ओके, तो अभी हम 3 एग्जांपल है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी ईयर में मंथ जिनका फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट हो, ओके, जिनका फर्स्ट लेटर कहां से स्टार्ट हो? जे से स्टार्ट हो किसी ईयर में मंथ, तो कौन कौन से होंगे? एक जनवरी होगा, जून होगा और जुलाई होगा, सबके लिए यही रहेगा। तो ये कलेक्शन ऑफ सेट मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये एक सेट होगा। ओके, जैसे आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज में हम वहां पे देखेंगे वो। ओके, चलो कुछ नोट है, तो नोट में 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जब भी आप सेट को डिनोट करोगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे। ओके,
एंड सेकेंड पॉइंट है कैपिटल लेटर जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, और सेट जब लिखते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट लिखेंगे उनको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ओके, यहां तक आप लिखे, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हमने सीखा कि सेट क्या होता है। सेट मैंने क्या बताया, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि उसकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती है। अगर आपको थोड़ा सा और क्लियर करना है तो एक्सरसाइज 1.1 में आइए। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, 9 पार्ट्स दिए हुए हैं, उसको देखो आप। जैसे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, सेट जस्टिफाई योर आंसर। ओके, जस्टिफाई हम बाद में कर देंगे, पहले आप सेट है या नहीं पहले ये तो चेक कर लो। जैसे फर्स्ट देखो, फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, है ना, कि किसी भी ईयर में जो मंथ होते हैं वो जे लेटर से शुरू होते हैं, उनका कलेक्शन सेट होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना, सबके लिए वही होंगे जो जे से स्टार्ट होंगे, तो एक सेट होगा। चलो अगला देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये मेरे लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कुछ होंगे, आपके लिए कुछ अलग होंगे, तो ये डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, तो ये सेट नहीं है। अगला, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, किसी वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड में 11 बेस्ट बैट्समैन, क्रिकेट बैट्समैन। ओके, तो ये देखो अब इसमें भी ओपिनियन तरह की बात आ गई है, तो मेरे लिए कुछ अलग होंगे, आपके लिए कुछ अलग होंगे, तो ये भी नो आएगा, मतलब ये भी सेट नहीं है। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो स्पेसिफिक होंगे ना, सबके लिए वही बॉयज होंगे, रिकॉर्ड में भी वही रहेंगे, तो ये एक सेट है। अगला द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये भी चेंज नहीं हो सकते, तो ये भी क्या है, एक सेट है। ओके, ऐसे कुछ दिए हुए तो ये आप चेक करना। तो सेट आपको बस ये ध्यान रखना है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि वो डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब यूनिक डेफिनेशन होना चाहिए, मेरे लिए भी वही डेफिनेशन हो, आपके लिए भी वही डेफिनेशन हो। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब वो सेट है, अगर पर्सन टू पर्सन उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है वो सेट नहीं है। ओके, चलो आगे चलते हैं, आगे देखो यहाँ पर। अब 2 पॉइंट हमने नोट के देख लिए थे, थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कि इफ ए इज एन एलिमेंट, थर्ड पॉइंट है इफ ए इज एन एलिमेंट। देखो मैंने बताया कि सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखते हैं उनको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और सेट को डिनोट कैपिटल लेटर से करते हैं। सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखते हैं उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और सेट के जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं। तो देखो इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए, है ना, इसको ध्यान से समझना कि अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट है तो वो उस सेट से बिलोंग करेगा। देखो ये लिखा है इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए, और इस बिलोंग्स टू का एक सिंबल होता है एप्सिलॉन। क्या होता है, एप्सिलॉन। तो हमेशा हम इसको बिलोंग्स टू लिखेंगे नहीं, हम एक सिंबल लिखेंगे, और सिंबल होता है एप्सिलॉन। ओके, तो हम इसको कैसे रीड करते हैं, ए देखो यूज टू डिनोट, इस ये सिंबल जो इसका यूज होता है वो डिनोट करने में होता है बिलोंग्स टू को। ओके, तो अगर हम इसको रीड करेंगे, तो कैसे रीड करेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। ओके, ऐसे रीड करेंगे। जैसे सेकंड देखो, फोर्थ पॉइंट देखो, इफ बी, एक कोई स्मॉल लेटर है बी, है ना, तो इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट, इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, अगर एक एलिमेंट है उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसका एलिमेंट नहीं है वो। देखो यही तो लिखा है, इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट, वी राइट बी डज नॉट बिलोंग टू ए। देखो बिलोंग्स टू के लिए ये सिंबल होता है, तो नॉट बिलोंग्स टू के लिए आप बिलोंग्स टू लगाएंगे और उस पर ऐसे लाइन खींच देंगे, तो इसको रीड करेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो कैसे लिखेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, तो जैसे जैसे मैंने आपसे बोला कि एक सेट कैपिटल बी है ना, और एक एलिमेंट सी, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि एलिमेंट, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इफ सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, इफ सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो आप इसको कैसे लिखोगे, सी डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। ओके, अब मान लो कि एक एलिमेंट डी है, क्या है, एक एलिमेंट डी है, और मैंने आपसे बोला कि डी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो आप क्या लिखोगे कि डी बिलोंग्स टू बी।
ओके, अगर वो उसका एलिमेंट है तो आप उसको बिलोंग्स टू लिखेंगे, और अगर वो उसका एलिमेंट नहीं है तो आप उसको डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। ओके, ठीक है। ओके, तो हमने सेट सीख लिया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए, तो वो सेट होता है। उसके बाद हमने कुछ नोट में पॉइंट देखे। बिलोंग्स टू में क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में है तो वो इससे बिलोंग करेगा, उसको ऐसे लिखते हैं। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है तो वो डज नॉट बिलोंग, तो उसको ऐसे लिखते हैं ना। कैपिटल लेटर सेट को दिखाता है और स्मॉल लेटर्स किसको दिखाते हैं, उस सेट के एलिमेंट को दिखाते हैं। ओके, इतना हमने सीखा। अब आगे चलते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की दो मेथड होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, तो आप इनको ध्यान से देखें। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। फर्स्ट मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, है ना। इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं और इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और जो सेकंड मेथड होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले हम रोस्टर फॉर्म को देखेंगे। ओके, तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है पहले हम उसको सीखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सिंबल कर्ली ब्रैकेट होता है। रोस्टर फॉर्म को जब आप लिखोगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोला जाए कि आप इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो सबसे पहले आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद उसमें एलिमेंट लिखेंगे, तो वो रोस्टर फॉर्म में माना जाएगा। ओके, तो क्या रोस्टर फॉर्म में कैसे, सबसे पहले तो सिंबल क्या रहेगा, कर्ली ब्रैकेट रहेगा। ओके, सिंबल क्या रहेगा, कर्ली ब्रैकेट रहेगा। अब इधर देखो, एग्जांपल देखो, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। इसको समझना ध्यान से। सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तो नेगेटिव तो सारे हट गए। अब पॉजिटिव होना चाहिए, वो 7 से लेस होना चाहिए, और वो इवन भी होना चाहिए, तो 2, 4 और 6 आ जाएगा। ठीक है ना। और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट भी है, तो ये एक सेट भी है, और लिखा भी है सेट, है ना, लिखा भी है सेट। ओके, चलो अगला देखो। सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो सबसे और लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म के लिए सबसे पहले क्या आता है, कर्ली ब्रैकेट आ जाता है। उसके बाद उसमें क्या आ जाता है, एलिमेंट लिख दो आप, तो वो क्या आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म आ जाएगा। वही तो है, ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। चलो अगला देखो। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, और हमको कौन से लिखने हैं, ओड लिखने हैं, तो क्या आएगा 1। अच्छा, सबसे पहले ब्रैकेट लगा देंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे रोस्टर फॉर्म के लिए। अच्छा, अब इसमें एलिमेंट लिखेंगे, तो कैसे 1, 3, क्योंकि ओड लिखना है ना, 1, 3, 5, 7। अब देखो ये इनफाइनाइट है, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है कि लेस देन, कुछ नहीं बोला है, तो ये चलते ही जाएंगे। तो जब आपको इनफाइनाइट दिखाना हो तो आप हमेशा ध्यान दें कि यहाँ पे 3 ऐसे डेश लगा, देखिए इसे लगा सकते हैं, हम ज़्यादा भी लगा सकते हैं, बट मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड होता है कि अगर आपको इनफाइनाइट तक किसी को लिखना है, जैसे सेट ऑफ इवन, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो जैसे अब आप ये इनफाइनाइट इवन नेचुरल नंबर होंगे 2, 4, 6, 8, अब ये कब तक लिखते जाओगे, तो इनफाइनाइट है ना, तो आप यहाँ पे इसे करके 3 डेश करके छोड़ दो। इसका मतलब होता है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं ना, तो वो यहीं से समझ जाएगा कि इसने जो सेट लिखा है वो इवन नेचुरल नंबर का लिखा है। वैसे आप ज्यादा डेश लगा सकते हो, बट मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड होता है 3 डेश। इसका मतलब होता है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सिंबल ये होता है, और हम इनको रोस्टर फॉर्म में ऐसे एलिमेंट अगर लिख देते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म में आ जाता है। ओके, अच्छा एक नोट और मैंने लिखा है यहाँ पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान भी देंगे। नोट ये है कि व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म, अगर आप किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, while writing the set in roster form, an element is not generally repeated। देखो अगर आप रिपीट भी करोगे तो वो गलत नहीं है, बट स्टैंडर्ड, हम हमेशा स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो while writing the set in roster form, an element is not generally repeated। रिपीट नहीं कर, जनरली हम रिपीट नहीं करते, आप कर भी सकते हो बट नहीं करना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं करते हो। That is all the elements are taken as distinct। मतलब अगर कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा है किसी से, तो आप उसको एक बार ही लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया है मैंने, अब आपको इस एग्जांपल को रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, मतलब आप इससे जो भी कंक्लूजन निकालेंगे उसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, तो देखो लिखा है द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, है ना, तो आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब देखो इसमें ओ 2 बार आ रहा है, तो उसने यही बोला है कि while writing the set in roster form, an element is not generally repeated। अगर कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा है तो आप उसको रिपीट मत करो, आप उसको एक बार ही लिखो। तो देखो
एस लिख दिया मैंने, सी लिख दिया, एच लिख दिया और ओ मैंने 2 बार लिख दिया यहाँ पे और एल लिख दिया। आप इससे भी लिख सकते हो, ये सही है ना, ये गलत नहीं है। या उसने लिखा है कि जनरली नॉट रिपीटेड, तो आप रिपीट नहीं करेंगे तो ये भी सही है, मतलब दोनों सही है, बट हम हमेशा इसको फॉलो करते हैं। अगर कोई दो बार आ रहा है तो हम उसको एक बार ही लिखेंगे। तो एच ओ एस सी, और यहाँ पे सीक्वेंस कोई नहीं है, आप सीक्वेंस को आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, मतलब आप इसको एस सी एच ओ एल भी लिख सकते हैं या इनको शफल करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये ऑल अबाउट रोस्टर फॉर्म था। अब हम इसके बाद नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म देखेंगे। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो हमने रोस्टर फॉर्म को सीखा, बहुत इजी था। रोस्टर फॉर्म में अगर आपको कोई डेफिनेशन दी गई है सेट की तो आप उसको पढ़ो और उसके एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिख दो तो वो रोस्टर फॉर्म में आ जाता है। अब जो सेकेंड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो आपको अब हम सेट बिल्डर फॉर्म सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे देखिए सर, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। देखो डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी, बट आपको जब इसको समझोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by an element outside the set। इसका मीनिंग क्या है आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल है इन द सेट ए ई आई ओ यू। ये सेट आप समझ लो कौन सा सेट है, इंग्लिश अल्फाबेट है, ये वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, सो ऑल द, देखो यहाँ पे इन द सेट, ये सेट दिया गया है, ऑल द एलिमेंट्स पोजेस ए कॉमन प्रॉपर्टी। ये सारे एलिमेंट एक कॉमन प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं और उसका नेम है ईच ऑफ देम इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, और आगे क्या लिखता है, एंड नो अदर लेटर्स पोजेस दिस प्रॉपर्टी। इन 5 के अलावा इंग्लिश अल्फाबेट का कोई दूसरा लेटर इस प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं करता है। ओके, उसका कहने का मतलब यही है। अच्छा, डिनोट तो हम कैपिटल लेटर से ही करते हैं, यहाँ वोवेल्स की बात हो रही है ना। तो मैंने इस सेट को वी नाम दे दिया, कैपिटल वी। अब आप ध्यान देंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट को कैसे लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में आप डेफिनेशन पढ़ो सेट की और आप डायरेक्ट उसमें एलिमेंट लिख दो, बट सेट बिल्डर फॉर्म में एक अलग पैटर्न होता है लिखने का। देखिए कैसे, ये जो इंग्लिश अल्फाबेट इनको कैसे लिखा है, देखो पहले ब्रैकेट लगा दिया और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और लिखा x और फिर ये कोलन लगा दिया और x इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपको ये पूरा पढ़ना आना चाहिए, इसको रीड करना आना चाहिए। इसको रीड कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए, देखो मैंने लिखा है रीड एज, तो इसको रीड कैसे करते हैं, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल, इस ब्रैकेट को पढ़ते हैं, है ना, इस कर्ली ब्रेसेस को हम पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल। तो कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, कैसे पढ़ेंगे, इस कर्ली इस ब्रेसेस को हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल। तो क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, और इस कॉलम को है इसको पढ़ेंगे हम सच दे। क्या पढ़ेंगे, सच दे। तो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a vowel in English alphabet। देखो ये लिखा है read as the set of all, तो इसको पढ़ेंगे the set of all, फिर x, फिर कॉलम को पढ़ेंगे such that x is a vowel in the English alphabet। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, यहाँ लिखा भी है मैंने कि जो ये ब्रेसेस होता है, स्टार्टिंग का जो ब्रेसेस होता है ना, जो ब्रैकेट होता है वो स्टैंड करता है, उसको बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल। मतलब इस ब्रैकेट को हम रीड करते हैं द सेट ऑफ ऑल, है ना, और कोलन को हम रीड करते हैं सच दैट। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे एक एग्जांपल दिया है, अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, अब मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, तो ये वाला लाइन आप लिख लेना। अच्छा, इसको रीड करके बताओ, मेरे साथ साथ रीड करना। ये एक सेट, कोई ए सेट है, कोई ए सेट है, तो इसको रीड कैसे करेंगे, आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ कोलन लगा है मतलब सच दैट लगा है, मतलब ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में तो डायरेक्ट हम एलिमेंट लिख देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में एक इस टाइप का पैटर्न होता है जिसमें कोलन लगा रहता है, तो और एक डेफिनेशन उसमें अंदर लिखी रहती है, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको रीड कैसे करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल। तो क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ, इसको पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स, फिर कॉलम को पढ़ेंगे सच दैट। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लाइज बिटवीन 3 and 10। क्या पढ़ेंगे,
द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 3 एंड 10, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। ओके, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझना वीडियो को, रोस्टर फॉर्म को और सेट बिल्डर फॉर्म को। ओके ओके, तो हमने एक्सरसाइज 1.1 का लगभग बेसिक्स हमने पढ़ लिया है। अब हम कुछ एग्जांपल आपको सोल्व करके बताते हैं। ओके, सो एग्जांपल नंबर 1 देखो, आपका चैप्टर 1 का सबसे फर्स्ट एग्जांपल दिया है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है x² + x - 2 = 0। इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है किसमें? रोस्टर फॉर्म में। किसमें लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको इसके फैक्टर करने होंगे, x की वैल्यू निकालनी होगी। तो बताओ, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई -2 हो और 8 और सब्ट्रैक्ट करने पर +1 आए, बताओ ऐसे दो नंबर +2 एंड -1। ओके, सो x², अच्छा +8 करने पे प्लस आना चाहिए, है ना, और मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए। ठीक है, तो 2x - x आ जाएगा और -2 = 0 आ जाएगा। ओके, दो नंबर वही तो होंगे ना, एक नंबर +2 होगा और एक नंबर -1 होगा। तो 8 ये 2x होगा और ये x होगा, तो ये 8 करने पे +x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे -2x² आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x + 2 आ जाएगा, यहाँ से -1 निकालोगे तो यहाँ पे x + 2 आ जाएगा, तो x - 1 और x + 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 1, -2। आपको बोला है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? -2, या 1, -2 है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये एग्जांपल नंबर 1 रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं और उसमें लिख देते हैं। ओके, चलो एग्जांपल नंबर 2 देखो। एग्जांपल नंबर 2 है, राइट द सेट। अच्छा, अब इसको रीड करो। देखो मैंने आपको सिखाया रीड, कैसे रीड करते हैं। इस ब्रैकेट को पढ़ते हैं तो सेट ऑफ ऑल, तो कैसे पढ़ेंगे? द सेट ऑफ ऑल x such that x is a positive integer and x² is less than 40 in the roster form। x एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे पहले तो वो पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर है, और जब आप उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो 40 से कम आना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर हम लिख देते हैं पहले 1 2 3 4 6 7 8, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है ना। अब वो बोल रहा है कि ये मान लो कि ये सारे पॉजिटिव इंटीजर, मान लो क्या होते हैं ये सारे पॉजिटिव इंटीजर। अब वो बोल रहा है कि इनका स्क्वायर करने पर वो 40 से लेस आए, और उन सबको आपको किसमें लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो 1² 1, 40 से लेस है, 2² 4, 40 से लेस है, 3² 9, 40 से लेस है, 4² 16, 40 से लेस है, 5² 25, 40 से लेस है, 6² 36, 40 से लेस है, 7² 49, 40 से ज्यादा है, तो यहाँ से हट जाएगा। तो ये x की वैल्यू आएगी जो 40 से लेस है। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? रोस्टर फॉर्म क्या होगा? 1 2 3 4 5 4 6, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। ओके स्टार्ट। ओके, एग्जांपल नंबर 3 देखें। एग्जांपल नंबर 3 में दिया है कि राइट द सेट, और ये सेट, अब आप बताओ मुझे ये सेट आपको किस फॉर्म में दिया है। देखो इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं ना, तो ये रोस्टर फॉर्म है। तो वो बोल रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। सेट बिल्डर फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, तो सेट बिल्डर फॉर्म का आपको स्टैंडर्ड लिखना है कैसे? अच्छा, पहले आप इसको पहचानो कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। देखो 1 फिर 4 फिर 9, तो अगर आप देखो 16 और 25, आप देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, और ये आगे चलता जा रहा है ना। तो मतलब ये स्क्वायर हो रहे हैं, और ये किस जैसे देखो ना यहाँ पे x 1 2 3 4 5, अगर हम इनकी स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आ रहा है ना। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे कि द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is the square of natural number, ना। ये नेचुरल नंबर की स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 3 4 5, है ना। तो ये नेचुरल नंबर की स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या एक तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, है ना। x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू
वेयर n बिलोंग्स टू n, मतलब जो n है वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर नेचुरल नंबर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। फिर नेचुरल नंबर 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9। नेचुरल नंबर 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16। नेचुरल नंबर 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, और ये ऐसे चलता जाएगा। तो हम इसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये जो सेट दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, ये नेचुरल नंबर का क्या है, स्क्वायर। ओके, चलो अगला देखो एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में लिखा है कि राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अच्छा सुनो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले आपको पैटर्न में पहचानना होगा कि इसमें चल क्या रहा है। ओके, सबसे पहले तो कोई भी सेट का नाम दे दो कैपिटल लेटर से, मैंने मान लो ये सेट ए। अब चल क्या रहा है, आप यहाँ देखो कि न्यूमरेटर 1 से शुरू हो रहा है, न्यूमरेटर 1 से शुरू हो रहा है और डिनोमिनेटर से एक कम है। देखो यहाँ डिनोमिनेटर 2 है तो यहाँ एक कम, फिर यहाँ डिनोमिनेटर 3 है तो उससे एक कम 2 है, यहाँ 4 है तो उससे कम है, लास्ट में अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 6 है। मतलब ये हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो सीरीज है ये 1 से शुरू हो रही है और इसमें न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से एक कम है, या हम इसे बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। तो अगर पैटर्न पहचान में आ गया आपको तो बहुत आसान है, आप ऐसे लिख सकते हो। सेट बिल्डर में लिखना है तो सबसे पहले देखें तो कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, सच दैट x इज इक्वल टू n बाय n प्लस 1 where n is greater than or equal to 1 or less than or equal to 6। देखो ये इसको इक्वल बोलते हैं और इसको ग्रेटर बोलते हैं, ये इक्वल और लेस देन, मतलब n की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी 6 और 6 से कम होगी। तो देखो 1 रखोगे, फर्स्ट में 1 रखोगे तो 1 और 1 प्लस 1 तो 1/2 आ जाएगा। फिर 2 रखोगे तो 2 और 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। फिर 3 रखोगे तो 3 और 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। फिर 4 रखोगे तो 4/5, 5 रखोगे तो 5/6 और 6 देखो 6 या उससे कम तो 6 भी रख सकते हो, तो 6 रखोगे तो 6 और 6/7 आ जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको एग्जांपल नंबर 5 दिया है वो मैच है, तो एग्जांपल नंबर 5 में दिया है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं और राइट में सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, तो आपको ये मैच करना है। देखो यहाँ पे PRINCA लिखा हुआ है, तो अब आपको इसको मैच करना है, किससे मैच होगा, इससे मैच नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में लिखा है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पे P 2 बार आ रहा है और उसने P एक ही बार लिखा, मैंने बताया था ना कि एक ही बार लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में जनरली, अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसने एक बार ही लिखा है। तो फर्स्ट का तो D हो जाएगा, फर्स्ट के लिए तो D हो जाएगा। सेकंड 0 रोस्टर फॉर्म में कौन देगा, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। यहाँ देखो द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एक इंटीजर एट x प्लस 1 इक्वल टू 1। इसको सोल्व करो तो x 1 माइनस ये 1 उधर जाएगा तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो x यहाँ से 0 आ जाएगा। तो सेकंड का क्या कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड का आ जाएगा C। अच्छा थर्ड है 1 2 3 6 9 18। देखो तो इसमें देखो ये दोनों तो हो गए, ये ऑप्शन देखते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवीजर ऑफ 18। ओके, तो देखो ये सब डिवीजर 18 के 1 2 3 6 9 18, तो इसका क्या आ जाएगा, थर्ड का क्या आ जाएगा A। और लास्ट है 4 3 को -3। आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो यहाँ से x² 9 आएगा, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, √9 आ जाएगा, तो ये बाहर निकलेगा तो +-3 आ जाएगा, तो फोर्थ का आ जाएगा B। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 के सारे बेसिक्स और सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्या होते हैं, सारे बेसिक्स और सारे एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक है, और अब आपको यहाँ से एक्सरसाइज करनी है। ठीक है ना, सारे बेसिक्स यहाँ पे खत्म हो गए, एक्सरसाइज ओनली एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक्स खत्म हो गए और सारे एग्जाम्पल भी मैंने करा दिए। आप वीडियो को बहुत ध्यान से, अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो दूसरी बार देखें, अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, बट कोशिश करना है
कोशिश क्या करना है, आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको अगर नहीं समझ, ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और फिर आप एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर करना, और उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना। ओके, तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखना अपना। ओके, बाय।